हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बीपीसी सेशन का पेपर, और ये पेपर आज ऑल इंडिया के अंदर इग्नू के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। जहाँ जहाँ सीसीएचएन के कोर्स वगैरह चल रहे थे, जिस स्टेट में चल रहे थे, वहाँ पर आज जो है वो सीसीएच की जो एग्ज़ाम्स है इग्नू के द्वारा वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे ये पेपर है BNS 042। सब्जेक्ट कोड जो है वो क्या है, BNS 042। BNS 041 का पेपर हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाकर। बीपीसी सेशन एग्जाम पेपर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें भी टोटल 70 क्वेश्चंस पूछे गए। सभी क्वेश्चंस के आपको मोस्ट रिलायबल आंसर्स आपको आज मिलने वाले हैं। सो जिन्होंने भी एग्जाम्स दिए वो सभी अपने आंसर्स मैच कर लीजिए, कितने क्या क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। वैसे आपको 50% मार्क्स लाने जरूरी है। ये पहले इंस्ट्रक्शन में इग्नू ने कह दिया था कि 50% मार्क्स आपको लाने ज़रूरी है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग वगैरह कुछ थी नहीं, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए अब इस कंप्लीट पेपर के आंसर के हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा लेना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। चलिए अब इस पूरे पेपर को हम कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे ये क्वेश्चन है जो आपको कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, फ्यूचर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जरूर देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जोइंडिस विथ राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन में भी रिलेटेड टू। आपको यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन पूछा गया कि एक पेशेंट है जिसको जोइंडिस तो हो ही रखा है, साथ ही राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन भी हो रखा है। मतलब जोइंडिस के साथ में राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन हो रखा है, तो ये कौन सी डिजीज कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, कौन सी प्रॉब्लम को ये इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकेंड, गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर में क्या हो गई है, पथरी हो गई है, स्टोन बन गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जोइंडिस के साथ में राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन भी हो रहा है। जिन्होंने ऑप्शन सेकंड किया उनका आंसर बिल्कुल सही है और उनको एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। जिन्होंने और अदर से कोई ऑप्शंस किए हैं तो उनका आंसर गलत हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शंस आप दोस्तों साथ साथ पढ़ते रहना। द साइन एंड सिम्टम ऑफ अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि सभी जो साइन सिम्टम्स है वो किसके हैं, अपर GI ब्लीडिंग के, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस पेपर में भी मिलेंगे, और जब मैंने आपको इग्नू के प्रीवियस ईयर के पेपर्स बताए थे उस टाइम भी कहा था कि एक्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है कौन, इग्नू। तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट से पहला क्वेश्चन आ गया। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे वैसे तो। यहाँ पे आपको पूछा गया कि जो अपर GI ब्लीडिंग है उसके सभी क्या है, साइन सिम्टम है, एक को छोड़कर। तो कौन सा जो साइन सिम्टम है जो अपर GI ब्लीडिंग को इंडिकेट नहीं करता है, तो वो है यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है वो क्या है, इसमें साइन सिम्टम नहीं है किसका, अपर GI ब्लीडिंग का। बाकी जो हिमेटेमेसिस है, कॉफी ग्राउंड गैस्ट्रिक एस्पायरेट है, टेकिकार्डिया, ये सभी क्या है, अपर GI ब्लीडिंग के साइन सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरिया आर कॉजेज ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन एक्सेप्ट। यहाँ पे फिर से एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया कि सभी जो यहाँ पे आपको कॉजेज दे रखे हैं वो किसके हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन के, एक को छोड़कर। एक कॉज नहीं है एब्डोमिनल डिस्टेंशन का, बाकी सभी कॉजेज है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन थर्ड। जिन्होंने किया है ऑप्शन थर्ड उनका आंसर बिल्कुल सही है। डायबिटीज मेलाइटस को छोड़कर इंटेस्टाइनल परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, इन सभी की वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेशेंट विथ डिस्पेप्सिया वुड बी एडवाइज्ड ऑल द फॉलोइंग मेजर्स एक्सेप्ट। यहाँ पे आपके पास में आया एक पेशेंट, पेशेंट को कंडीशन है डिस्पेप्सिया की। दोस्तों यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है डिस्पेप्सिया का मतलब क्या होता है। प्लीज़ आप कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको डिस्पेप्सिया का पता है तभी आप उसको क्या कर पाओगे, आप उसको ट्रीटमेंट दे पाओगे, उसको आप अच्छे से केयर दे पाओगे। तो आपको बताना है कमेंट करके डिस्पेप्सिया का मतलब होता क्या है। यहाँ पर आपके साथ आपके पास में आया एक पेशेंट डिस्पेप्सिया का, और उसको आप क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो सभी प्रकार के आप एडवाइस देंगे उसको, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन फोर्थ। जिन्होंने ऑप्शन फोर्थ किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। मतलब फॉलो मील एट एनी टाइम, ये एक एडवाइस गलत है। अगर आपके पास में डिस्पेप्सिया का पेशेंट आता है तो आप सभी एडवाइस दे सकते हैं, जैसे अवॉइड एक्सेस टी एंड कॉफ़ी, आपको ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है। साथ ही आपको कोई कचौरी पकौड़े वगैरह या फिर समोसे, ऐसे कुछ स्पाइसी डाइट जो है वो भी नहीं लेनी है। साथ ही स्टॉप अल्कोहल एंड स्मोकिंग, आपको ना दारू पीनी है ना बीड़ी सिगरेट पीनी है। तो ये सभी एडवाइस आप कर सकते हैं
हैं जो एक एडवाइस नहीं करनी है वो कौन सी है, ऑप्शन फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाइटरी मेजर्स फॉर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आप कौन कौन सी डाइट के बारे में बताएंगे, किसको, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एक पेशेंट आया आपके पास में, मान लीजिए कि जिसको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रखा है और उसको आप डाइट के बारे में बता रहे हैं कि ये डाइट आप खा सकते हैं, एक डाइट जो है वो आपको नहीं खानी है, वो कौन सी डाइट है जो ऑप्शंस में आपको दे रखी है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। जब भी पेशेंट आपके पास में ऐसा आए तो उसको कहना है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो आपको नहीं लेनी है। आप विटामिन सी अच्छे से खाइए, साथ ही आप चिकन सूप खाइए और स्प्राउट्स खाइए, लेकिन आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मत खाइए, ये एडवाइस आपको नहीं देनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेशेंट विथ साइनोसाइटिस शुड अवॉइड। यहाँ पे आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा गया कि जो साइनोसाइटिस के पेशेंट्स होते हैं अगर वो आपके पास में आ जाए तो आप क्या अवॉइड करेंगे उस पेशेंट्स को। साइनोसाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इन द साइनसेज, मतलब साइनसेज के अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन थर्ड, एंटीबायोटिक्स। उस पर्सन को, जो भी पर्सन साइनोसाइटिस का आपके पास में आए उसको एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक्स आप जो है उस पेशेंट्स में अवॉइड कीजिएगा। ओके, उसको डीकंजेस्टेंट स्प्रे के लिए बोल सकते हैं, साथ ही पेन किलर ले सकता है वो, क्योंकि साइनोसाइटिस जब होगा तो पेन भी होगा और स्टीम इनहेलेशन थेरेपी ये भी यूज़ कर सकता है, लेकिन एंटीबायोटिक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्यूट चेस्ट पेन इज कॉमन सिम्टम्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। वैसे थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उनको आप अच्छे से सुन लीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन है कंप्लीट। ओके, एक्यूट चेस्ट पेन जो है वो कॉमन सिम्टम है सभी कंडीशन का, एक को छोड़कर। यहाँ पर भी एक जो कंडीशन है उसको छोड़कर सभी कंडीशंस के अंदर चेस्ट पेन यानी एक्यूट चेस्ट पेन होगा ही होगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है आपको, ऑप्शन फर्स्ट, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है तो उसमें एक्यूट चेस्ट पेन नहीं नज़र आएगा। अगर पर्सन को हार्ट डिजीज है, सीधी सी बात है हार्ट की डिजीज है तो चेस्ट पेन तो होगा ही होगा। साथ ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रखा है, अगर एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो इन सभी के अंदर क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, लेकिन डीवीटी में नहीं होता है। जिन्होंने ऑप्शन फर्स्ट किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द नेचुरल होम रेमेडीज फॉर पेशेंट विथ ब्रोंकियल अस्थमा इंक्लूड्स। बहुत ही सिंपल आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रोंकियल अस्थमा अगर किसी पर्सन को होता है, अगर ब्रोंकियल अस्थमा किसी पर्सन को होता है तो आप घरेलू ट्रीटमेंट क्या करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। होम रेमेडीज केयर मतलब घरेलू ट्रीटमेंट, आप घर पर उस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे उसको ब्रोंकियल अस्थमा से क्या मिल जाए, रिलीफ मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, रबिंग ऑफ मस्टर्ड ऑयल कैम्फॉर मिक्सड ऑन बैक। ये जिन्होंने भी किया ऑप्शन सेकंड उनका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। जिन्होंने स्टार्ट आईवी इन्फ्यूजन कर दिया, घर पे आप आईवी इन्फ्यूज नहीं कर सकते, ना ही आप ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, ना ही आपको कोल्ड वाटर पिलाना है उस बच्चे को। ऑलरेडी उसको ब्रोंकियल अस्थमा हो रखा है, अगर आपने कोल्ड वाटर पिलाया तो और कोई कॉमन कोल्ड वगैरह की कंडीशंस वगैरह भी डेवलप हो जाएगी। तो जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है आपको, ऑप्शन सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिलेटेड टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक्सेप्ट। सभी जो कंडीशंस है वो किससे रिलेटेड है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, एक को छोड़कर। दोस्तों यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन थर्ड, वेजिनाइटिस। जिन्होंने किया आंसर ऑप्शन थर्ड उनका आंसर बिल्कुल सही है, आपको एक नंबर दिया जाएगा। लेकिन जिन्होंने ऑप्शंस में अगर फर्स्ट सेकंड फोर्थ से कर दिया उनका आंसर गलत हो गया, नंबर तो कुछ नहीं मिलेगा ना ही कटेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड। बाकी जो यूटीआई है, अगर यूटीआई होता है तो उसकी वजह से मतलब सिस्टाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब होता है तो सिस्टाइटिस भी हो सकता है, पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है या प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। और यूटीआई के अंदर ये आपने अच्छे से मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फर्स्ट एड मेजर फॉर कंजक्टिवाइटिस इंक्लूड। आपको यहाँ पे पूछा गया अगर कंजक्टिवाइटिस का पर्सन आपके पास में आए तो आप एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कौन सा फर्स्ट एड मैनेजमेंट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट, डू नॉट बैंडेज ऑफ आई विदाउट नोइंग कॉज। जी हाँ, अगर आपके पास में कंजक्टिवाइटिस का कोई पेशेंट आए तो फर्स्ट एड आपकी क्या रहेगी, उस कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट के जो आई है उस आई पे किसी प्रकार की कोई बैंडेज नहीं करनी है, क्योंकि विदाउट नोइंग कॉज मतलब उस बीमारी का कोई
पता नहीं है आपको कि ये वायरल है कि बैक्टीरियल है कि पैरासाइटल है, मतलब कौन से टाइप की ये बीमारी है, तो आपको क्या नहीं करना है, बैंडेज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। आपको ऑप्शन फर्स्ट आपको करेक्ट आंसर करना था। ओके, बाकी जो एग्जामिनेशन वगैरह है वो तो यहाँ पे होंगे नहीं आपके पास में, क्योंकि ये तो सभी जो एग्जामिनेशन वगैरह है वो कहाँ पे होते हैं, बाकी CSC पे जैसे आप रेफर करते हैं, PSC पे रेफर करते हैं, वहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एड मैनेजमेंट रहेगा वो क्या रहेगा कि कुछ भी आपको वहाँ पे बैंडेज वगैरह अप्लाई नहीं करना है विदाउट एनी कॉज, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस अलग अलग टाइप का होता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होता है, वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है, तो मतलब इसके अलग अलग डिफरेंट जो टाइप्स है वो भी होते हैं। इसलिए अगर बिना किसी कॉज के, मतलब बिना किसी कारण के, पता आपको कारण का पता ही नहीं है और आपने अप्लाई कर दी बैंडेज, और वो ज़्यादा खतरनाक उस पर्सन के लिए हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शॉक विच अकर्स इमीडिएटली आफ्टर इंजरीज। आपको यहाँ पे ये पूछा गया है कि शॉक जो है वो आफ्टर इंजरी इमीडिएटली अकर हो जाएगा, मतलब शॉक की जो कंडीशन है वो ऐसी कौन सी कंडीशन हो जाए, या फिर इंजरी कौन से टाइप की वो इंजरी हो जाए जिसकी वजह से जल्दी से शॉक की कंडीशन में पेशेंट जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, क्रॉनिक। अगर क्रॉनिक इंजरी किसी पर्सन के साथ में होती है तो वो पर्सन जो है वो इमीडिएटली शॉक की कंडीशन में जा सकता है। शॉक के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी शॉक में क्या होता है कि जो नर्व एंडिंग है या फिर जो नर्व्स है वो स्टिमुलेट होती है और उसकी वजह से शॉक जो होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी शॉक। सेकेंडरी शॉक यानी कि एक्सेसिवली अगर ब्लड लॉस हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए उसकी वजह से जो शॉक हो रहा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी शॉक। तो दोनों शॉक का आपको ध्यान रखना है, वैसे दोनों टाइप है शॉक के। बाकी जो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन थर्ड, क्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन वैसे है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हेमरेजिक शॉक, सॉरी यहाँ पे हेमरेजिक स्ट्रोक है, शायद हेमरेजिक स्ट्रोक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हेमरेजिक स्ट्रोक, जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसके रिगार्डिंग कौन सा एक सही है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। ब्रेन में अगर ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाएगा। तो हेमरेजिक स्ट्रोक के रिगार्डिंग आपको एक सही स्टेटमेंट पूछा गया है, करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्कीम लॉन्च्ड टू मोटिवेट वुमेन टू डिलीवर एट हेल्थ फैसिलिटीज़। वो कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है जिससे वुमेन्स को मोटिवेट करे कि आप डिलीवरी कहाँ पे करवाए, हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है PSC CSC वहाँ पर आप करवाए। तो ये जो स्कीम लॉन्च की गई है वो कौन सी स्कीम है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ, जननी सुरक्षा योजना। जिन्होंने आंसर किया ऑप्शन फोर्थ उनका आंसर बिल्कुल सही है। जननी सुरक्षा योजना में क्या किया गया है, ये जो स्कीम लॉन्च की गई है इसके तहत सभी वुमेन्स को क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि आप पे जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स है वहाँ पर जाकर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है वो करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन रूटीन इम्यूनाइजेशन इन्वॉल्व्स ऑल द ट्रू एक्सेप्ट। यहाँ पे जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसकी स्ट्रेंथन को लेकर सभी जो है वो सही है। वैसे यहाँ पे टी लिखा आ रहा है लेकिन ये ट्रू है, मतलब सभी सही है, एक को छोड़कर एक्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था, मेंटेनिंग कोल्ड चेन ओनली ऑन द डे ऑफ इम्यूनाइजेशन। जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन करना है ओनली ऑन इम्यूनाइजेशन के दिन, बाकी जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन नहीं करना है। तो ये क्या है, गलत आंसर है। मतलब जो कोल्ड चेन है वो सिर्फ इम्यूनाइजेशन के दिन ही मेंटेन नहीं की जाती, वो मतलब ऑल ओवर डे जितने दिन वैक्सीन वगैरह स्टोर करके आप रखते हैं तब तक उसको कोल्ड चेन के अंदर मेंटेन करके रखना होता है। बाकी यहाँ पे जो स्ट्रेंथ रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसके रिगार्डिंग सभी सही है। एडी सीरींज है और मोबिलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय आशा है, अल्टरनेट वैक्सीन है, ऑप्शन आप पढ़ते रहना, ये सभी सही है। एक जो गलत है वो ऑप्शन सेकंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू कलर कोड डैशबोर्ड अंडर फर्स्ट, या फिर यहाँ पे सॉरी फर्स्ट नहीं है, यहाँ पे हेल्थ है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि HMIS आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत कट रखे हैं कुछ वर्ड्स, तो ये आप पे थोड़ा सा ध्यान रही। यहाँ पे HMIS है, जो HMIS है उसके अंदर जो कलर कोडेड आपने पढ़े होंगे उसके रिगार्डिंग एक जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से एक सही नहीं है।
यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था आपको, ऑप्शन फर्स्ट, वेरी गुड लाइट ग्रीन। ये ऑप्शन HMIS के अंदर बिल्कुल कलर कोड में नहीं है, बाकी सभी सही है। गुड मतलब ग्रीन जो यहाँ पे कलर कोड रहेगा वो गुड को मतलब रिप्रेजेंट करेगा, प्रोमिजिंग को रिप्रेजेंट करेगा येलो कलर, और वेरी पुअर परफॉर्मिंग को जो है रिप्रेजेंट करेगा रेड कलर। तो बाकी सभी सही है, जो गलत है वो कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे आपको ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिलेज द सीकिंग ऑफ एमसीएस सर्विसेज एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सीकिंग है उसमें मतलब जो MCH सर्विसेज है उसके रिगार्डिंग सभी जो है वो सही है, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना है ऑप्शन डी। वैसे थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, जो ऑप्शन डी है वो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, अडेप्टिंग एक्सेप्टिंग इनएडिक्वेट केयर फ्रॉम हेल्थ फैसिलिटी। बाकी सभी जो है वो MCH सर्विसेज के रिगार्डिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a pregnant woman attending the health facility with vomiting during first trimester required one of the following action। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप सभी को पता है नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन होगी ही होगी। तो यहाँ पे उस महिला को क्या हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है। तो आप यहाँ पे कौन सा एक्शन लेंगे, ऑप्शंस जो आपको दिए गए उनमें से कौन सा आप एक्शन लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, टू ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। उस महिला को कहना है कि अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह हो रही है तो आप थोड़ा थोड़ा खाइए, चाहे आप बार बार खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप दिन में 3 टाइम खाइए या फिर दिन में 4 टाइम ही खाइए। मतलब आप खाना तो आप 10 बार खा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाइए आप, जिससे आपको वॉमिटिंग वगैरह नहीं हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट टी इंजेक्शन एक्सेप्ट। यहाँ पे इन्फेक्शन लिखा हुआ है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे इंजेक्शन है, मतलब एक को छोड़कर बाकी सभी जो है TT इंजेक्शन के रिगार्डिंग सही है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, गिवन इन ग्लूटियल मसल। ये गलत है, TT इंजेक्शन जो है वो अपर आर्म में जरूर लगता है, लेकिन ये इंट्रामस्कुलरली लगता है, डीप इंट्रामस्कुलरली लगता है। उसकी डोज जो है वो 0.5 ml होती है। बाकी सभी सही है, जो गलत है वो कौन सा है, ग्लूटियल मसल, यानी कि ऑप्शन सेकंड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेली रिकमेंडेशन डाइटरी अलाउंस यानी RDA फॉर कैल्शियम इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन इज। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान कितना कैल्शियम की जो है ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू RDA, मतलब जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेग्नेंट और लैक्टेशन वुमेन्स होती है उनको कितने कैल्शियम की ज़रूरत होती है। करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, ये मैंने आपको 2-3 बार पहले भी बताया था, 1200 mg पर डे। जिन्होंने किया आंसर बिल्कुल उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिटस इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटरनल हार्मोन इन फर्स्ट ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन गलत भी किया होगा। यहाँ पे आपको सिंपली ये पूछा गया जो फिटस है वो डिपेंडेंट होता है, फिटनेस जो है वो डिपेंडेंट होता है, लेकिन आगे क्या पूछा है, कौन सा वो मैटरनल हार्मोन है फर्स्ट बार जो प्रेग्नेंट हो रहा है, फिर फर्स्ट टाइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होती है, मतलब जब जो मैटरनल हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है जिसके ऊपर फिटनेस डिपेंडेंट होता है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने इंसुलिन कर दिया उनका आंसर गलत है, ग्लूकागोन कर दिया गलत है, प्रोजेस्टेरोन कर दिया गलत है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, मैटरनल ट्रांसप्लेसेंटल थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन मतलब ट्रांसप्लेसेंटल जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या होता है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, फिटनेस के लिए, फिटनेस की ग्रोथ के लिए। इसलिए जो फिटनेस है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, जो मैटरनल ट्रांसप्लेसेंटल थायरोक्सिन हार्मोन है उसके ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हाइपोथायरॉयडिज्म के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सभी प्रोटोकॉल्स है एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, ड्रग टू बी टेकन हाफ एन हावर आफ्टर लंच। ये क्या है, गलत ऑप्शन है। यानी कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनके मैनेजमेंट के रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है। बाकी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्या होती है, लियोथायरोक्सिन। ड्रग टू बी टेकन इन मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, और ये जो ड्रग है वो सुबह सुबह ली जाती है, वो भी खाली पेट। साथ ही ड्रग कैन बी यूज्ड सेफली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ये जो ड्रग है ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर क्या होती है, सेफ होती है, मतलब किसी भी प्रकार के कोई भी टेराटोजेनिक इफेक्ट वगैरह कॉज नहीं करती है। इसलिए यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है वो तो सही है, एक जो नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म शुड बी डिसकंटिन्यूड व्हेन लेवल ऑफ टीएसएच इज विद इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया ही किया होगा। देखिए, आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है वो ट्रीटमेंट ले रहा है। अगर टीएसएच का लेवल कितना आ जाए, अगर टीएसएच का लेवल कितना आ जाए, उसके बाद आप हाइपोथायरॉयडिज्म का जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए या स्टॉप कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन थर्ड, 3 to 10 ml यू पर लीटर, यानी कि जो 10 मतलब 3 से 10 जो ml है, इतनी अगर क्वांटिटी है म्यू पर लीटर में, तो यहाँ पे अगर टीएसएच का लेवल ये होता है तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म का जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं उसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन थर्ड किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ट्रीटिंग सिफिलिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोस्ट सूटेबल ड्रग। और ये जो सिफिलिस का ये जो चैप्टर है ना, उसके अंदर बहुत सारे मतलब 2 पेज तो एक इसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे सिफिलिस की अगर कोई पेशेंट आपके पास में आए प्रेगनेंसी के दौरान, अगर उसको सिफिलिस हो गया और वो आपके पास में आई है, तो उसको आप कौन सी ड्रग आप एडमिनिस्टर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो ड्रग है वो यूज़ की जाती है कब, जब किसी प्रेग्नेंट महिला को क्या हो जाए, सिफिलिस हो जाए। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट नॉर्मल लेबर एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट से पूछा गया है कि जो सभी आपको यहाँ पे कंडीशंस दी गई है वो किसकी है, नॉर्मल लेबर की है। मतलब नॉर्मल लेबर को लेकर सभी सही है, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन थर्ड, सिफिलिक प्रेजेंटेशन, ये एक गलत है। बिटवीन 37 मतलब 37 से लेकर 42 वीक की गेस्टेशन के बीच में अगर जो लेबर है वो हो रही है तो क्या है, बिल्कुल सही है, मतलब टर्म प्रेगनेंसी है। साथ ही अगर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट है तो ये भी क्या है, नॉर्मल लेबर है। और जो कंप्लीट है वो विद इन अगर 18 आवर्स हो रही है तो भी वो क्या है, नॉर्मल लेबर है। लेकिन अगर यहाँ पे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता तो ये भी क्या होता, सही होता। लेकिन यहाँ पे सिफिलिक प्रेजेंटेशन है, मतलब ये एबनॉर्मल लेबर को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। यहाँ पे आपको पूछा गया है जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो किसके ड्रग ऑफ चॉइस है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी ने कर भी दिया होगा। राइट आंसर इक्लेम्सिया, और यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO रिकमेंडेशन फॉर स्पेसिंग आफ्टर मिसकरेज और इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज। WHO ने रिकमेंड किया है कि जब भी मिसकरेज हो जाए या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन करे तो उसके बाद में स्पेसिंग जो है वो स्पेस कितना रखना चाहिए, मतलब जब वापस अगर प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो कितना स्पेस बीच में होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, एट लीस्ट 6 मंथ, 6 महीने का गैप तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। अगर अबॉर्शन हो जाता है या फिर मिसकरेज हो जाता है उसके 6 महीने बाद फिर से आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, ऐसा उस महिला को बताना। जब भी किसी महिला का मिसकरेज या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया कि जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है उसके सभी क्या है, कॉजेज है, एक को छोड़कर। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, नल्ली पैराइटी। नल्ली पैराइटी को छोड़कर बाकी सभी क्या है, कॉजेज है। और ये मैंने आपको मॉडल टेस्ट पेपर में क्वेश्चन अच्छे से बताया भी था, ऑप्शन आप पढ़ लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, all of the following are commonly prescribed medications for premenstrual syndrome except। जो PMS है यानी प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है उसके अंदर सभी जो मेडिकेशंस है वो आप इजीली प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, एक को छोड़कर। कौन सी वो ड्रग है जो आपको नहीं देनी है, किसको, जिस महिला को PMS हो रखा है, मतलब प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो रखा है। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फर्स्ट, एंटीवायरल। एंटीवायरल ड्रग उस महिला को नहीं देनी है जिसको PMS की कंडीशन हो रखी है। बाकी आप डायूरिटिक दे सकते हैं, एनाल्जेसिक दे सकते हैं और एंटी डिप्रेसेंट भी दे सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी दे सकते हैं, लेकिन एंटीवायरल बिल्कुल भी नहीं देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थिक वाइट चीजी वेजाइनल डिस्चार्ज इज कॉज्ड बाय। ये आपको मतलब साइन सिम्टम्स दे रखे हैं कि थिक वाइट और चीजी वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो ये किस कंडीशन को इंडिकेट कर रहे हैं, फिर किसकी वजह से ये जो कंडीशंस डेवलप हुई है वो हुई है। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ, यीस्ट इन्फेक्शन। अगर यीस्ट इन्फेक्शन होता है वेजाइना में तो उसकी वजह से थिक वाइट एंड चीजी वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेजर्स शुड बी टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मास्टाइटिस एक्सेप्ट। यहाँ पे कुछ कटा हुआ है, मतलब मास्टाइटिस है। मास्टाइटिस के प्रिवेंशन के लिए आप सभी प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो कर सकते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, एफी कॉल्ड कंप्रेस टू द ब्रेस्ट। ये आपको मेजरमेंट नहीं करना है, मतलब मास्टाइटिस को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये काम आपको नहीं करना है, बाकी सभी आप काम कर सकते हैं। इक्वल ब्रेस्ट फीड फ्रॉम बोथ ब्रेस्ट, जो दोनों ब्रेस्ट है उनको इक्वली क्या करवाना है, फीड करवाना है बच्चे को। साथ ही अवॉइड डिहाइड्रेशन बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, डिहाइड्रेशन से भी बचाना है। साथ ही वियर ए सपोर्टिव ब्रा का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ वेजाइनल प्रोलैप्स। आपको यहाँ पे पूछा गया है वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ वेजाइनल प्रोलैप्स, मतलब वेजाइनल प्रोलैप्स का कौन सा एक टाइप है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, सिस्टोसिल। जो सिस्टोसिल है वो किसका टाइप है, वेजाइनल प्रोलैप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदर नेम ऑफ ओव्यूलेशन मेथड इज। आपको यहाँ पे पूछा गया ओव्यूलेशन मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम इसका क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड। आपको पूछा जा सकता है फ्यूचर में सर्वाइकल म्यूकस मेथड या फिर ओव्यूलेशन मेथड या फिर बिलिंग मेथड, तीनों एक ही नाम है, मतलब तीनों एक ही प्रकार है। बिलिंग मेथड बोल दे या फिर ओव्यूलेशन मेथड बोल दे या फिर सर्वाइकल म्यूकस मेथड बोल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एन OCP यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पैकेट कंटेंस, जो OCP आती है और जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है उस पैकेट में कितनी टैबलेट्स आती है और कौन सी आती है, ये सिंपली आपको पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको ना था ऑप्शन सेकंड, 21 वाइट पिल्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब जो 21 गोलियां आती है वो वाइट प्रकार की होती है, मतलब सफ़ेद होती है, वो कौन सी होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। और 7 जो टैबलेट होती है वो ब्राउन पिल्स होती है, मतलब थोड़ी जो है ब्राउन कलर की होती है, वो कौन सी होती है, आयरन टैबलेट होती है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत हुई है इस पेपर में, यहाँ पे आयरन की जगह आइकन लिख रखा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स वगैरह हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 21 जो टैबलेट आती है सफ़ेद कलर की वो कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, 7 जो ब्राउन कलर की जो टैबलेट्स आती है वो आयरन की टैबलेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ इन्फेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्सेप्ट। जो यहाँ पे देखिए इन्फेक्टेबल लिख रखा है, वैसे यहाँ पे इंजेक्टेबल होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उसके एडवांटेज आपको पूछे गए, इन्फेक्टेबल नहीं, यहाँ पे है इंजेक्टेबल। यहाँ पे एक्सेप्ट से पूछा गया, सभी क्या है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव के एडवांटेज है, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फोर्थ, ई रिवर्सिबल को छोड़कर बाकी सभी जो है एडवांटेज है, रिवर्सिबल, हाईली इफेक्टिव, लॉन्ग एक्टिंग, ये सभी इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव के एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर प्रेरणा स्ट्रेटजी, ये मैंने आपको बताया था, आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर्स पहले सॉल्व कराए थे उस दौरान, प्रेरणा स्ट्रेटजी जो है या फिर जो प्रेरणा स्कीम है उसके तहत जो BPL के जो कपल्स होते हैं उनको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन वो पैसे कैसे दिए जाते हैं ये आपको पूछा गया या फिर कितने दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, 10,000 एट बर्थ ऑफ बॉय एंड 12,000 फॉर गर्ल्स। अगर लड़का होता है तो 10,000 रुपये दिए जाते हैं और लड़की होती है तो 12,000 रुपये की सहायता राशि जो प्रेरणा स्कीम है उसके तहत दी जाती है। किनको, जो BPL कपल्स है, यानी BPL की कैटेगरी के जो भी कपल्स होते हैं उनको ये सहायता प्रेरणा स्कीम के तहत दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा ब्लर बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुन लीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग एक्सेप्टेड। सभी क्या है, काउंसलिंग के प्रिंसिपल्स है, एक को छोड़कर। और ये भी राजस्थान में भी क्वेश्चन पूछा गया था और आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन ये बताया था जब आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स बताए थे उस दौरान। यहाँ पे आपको पूछा गया कि जो काउंसलिंग है उसके सभी क्या प्रिंसिपल्स है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, काउंसलर हैज़ राइट टू टेक डिसीजन, ये एक ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही है। क्लाइंट हैज़ राइट टू चूज एक्शंस स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल एंड हाइट, सॉरी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, हेल्प क्लाइंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से मतलब जो 3 ऑप्शन है वो सही है एक को छोड़कर, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट है। थोड़ा सा ब्लर ज़्यादा है आपको यहाँ पे, मतलब जो क्वेश्चन है वो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुन लीजिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से काउंसलिंग से है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ काउंसलिंग सेशन इज। जो काउंसलिंग सेशन है उसकी सही सीक्वेंस आपको बतानी है, कौन सी एक सही सीक्वेंस है काउंसलिंग सेशन की। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, कनेक्ट, रीएश्योर, स्टेबलाइज एंड फैसिलिटेट कॉपिंग। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर करना है, जो मैंने आपको बोले हैं वो अच्छे से सुन लीजिए, यही यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
कनेक्ट, रीएश्योर, स्टेबलाइज एंड फैसिलिटेट कॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेट ऑफ टीनेज प्रेगनेंसी इन इंडिया इज, आपको ये पूछा गया इंडिया के अंदर जो टीनेज प्रेगनेंसी उसकी रेट कितनी है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन थर्ड, जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, 62 पर 1000 वुमेन्स, मतलब 1000 महिलाओं पे 62 अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो ये क्या है, टीनेज प्रेगनेंसी है इंडिया के अंदर, ये क्या है, रेट है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ वार्म चेन आर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग, आगे कुछ कटा हुआ है क्या है पता नहीं, एक्सेप्ट, यहाँ पे मतलब जो वार्म चेन है उसके रिगार्डिंग सभी कंपोनेंट्स सही है एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, ड्राई द बेबी विथ वेट क्लॉथ, जो गीले क्लॉथ्स होते हैं उससे बेबी को मतलब ड्राई करना है, ये ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलत है। बाकी सभी से डिलीवरी रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए, साथ ही बच्चे को अगर आप क्लीन कर रहे हैं तो बिल्कुल सूखे कपड़ों से कर रहे हैं, मतलब करने चाहिए, और साथ ही स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी मदर के साथ में बच्चे का करवाना चाहिए, जिससे उसको हाइपोथर्मिया कंडीशन ना हो, तभी तो वार्म चेन जो है वो मेंटेन हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी, नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी के कितनी रेस्पिरेटरी रेट होती है। यहाँ पर आपको सिंपली करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, 40 to 60 टाइम्स पर मिनट, मतलब 40 से 60 पर मिनट जो है वो क्या होती है, रेस्पिरेशन रेट होती है किसमें, न्यूबॉर्न में। तो ये कुछ ब्लर वाला पार्ट था, मैंने आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत वैसे होगी नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेकिंग आउट ऑफ क्रेडल मिल्क सून आफ्टर फीड इज नोन एज, आपको ये पूछा गया है जब आप बच्चे को दूध वगैरह पिलाते हैं और वो बच्चा वापस से उस दूध को क्या कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है, फीडिंग आपने करवाई उसके बाद में वापस जो है मिल्क जो है जो आपने पिलाया उस बच्चे को वापस बाहर आ रहा है, मतलब रिगर्जिटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड, रिगर्जिटेशन, मतलब रिगर्जिटेशन की ये कंडीशन आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकल एंड स्ट्रेप्टोकोकल एक्सेप्ट, एक को छोड़कर सभी जो यहाँ पे डिजीज कंडीशंस दे रखी है वो कौन सी है, स्टेफाइलोकोकल की वजह से हो रही है या फिर स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ, वर्टिगो, वर्टिगो को छोड़कर बाकी जो कंडीशंस आपको दी गई है सभी स्टेफाइलोकोकल और स्टेप्टोकोकल से होने वाली कंडीशन है, इम्पेटिगो हो चाहे फॉलिकुलाइटिस हो चाहे सेलुलाइटिस हो। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असेसमेंट ऑफ सिक यंग इन्फेंट इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एक्सेप्ट, मतलब जो भी सिक मतलब यंग इन्फेंट्स है अगर वो बीमार है तो उनका आप असेसमेंट कर रहे हैं तो कौन कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, यहाँ पे एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट, क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग को छोड़कर बाकी जो आपको दिए गए वो आप सभी क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हो उस बच्चे का। आस्किंग, लिसनिंग एंड लुकिंग एट, मतलब बच्चे को पूछकर, या अगर बच्चा बता रहा है तो ठीक है, नहीं तो पेरेंट्स को आप पूछ सकते हैं, पूछकर आप उस प्रॉब्लम को पता कर सकते हैं। सुन के, मतलब जब वो पेरेंट्स बताएंगे या फिर वो बच्चा जो प्रॉब्लम बताएगा उसको सुनना भी है, साथ ही उस बच्चे को देखना भी है कि ये प्रॉब्लम इस बच्चे को हो रखी है कि नहीं हो रखी है। क्लासीफाइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कैप्ट इन माइंड वाइल गिविंग इंट्रामस्कुलर एंटीबायोटिक्स एक्सेप्ट, मतलब जब आप इंट्रामस्कुलर एंटीबायोटिक्स किसी पर्सन को दे रहे हैं तो आपके माइंड में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ, एडमिनिस्टर द ड्रग विथ स्टेराइल ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज, यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ गलत है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस है, तीनों ऑप्शंस आपके माइंड में होने चाहिए जब आप एंटीबायोटिक जो है इंट्रामस्कुलरली दे रहे हो तब। तो यहाँ पे ऑप्शंस आप पढ़ लेना दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कंडीशन इन विच प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज कॉल्ड, मतलब जो प्लेसेंटा है अगर वो इम्प्लांट हुई है, पार्शियली हुई है या फिर कंप्लीटली, कहाँ पर, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर। अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में पार्शियली या फिर कंप्लीटली अगर प्लेसेंटा इम्प्लांट होती है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है दोस्तों। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, प्लेसेंटा प्रीविया, जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन ड्रग टू ट्रीट बोथ निमोनिया एंड डिसेंट्रीज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी दो कंडीशंस आपको दे रखी है, निमोनिया और डिसेंट्री, अगर बच्चे को हो जाए तो कौन सी वो ड्रग है जिससे आप दोनों कंडीशन को एक साथ ठीक कर सकते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, जब आप HWC पे बैठ जाए तो अगर बच्चा आपके पास में निमोनिया का है और उसको डिसेंट्री भी हो जाए तो आप जो कोट्रिमोक्साजोल है वो टेबलेट उस बच्चे को दे देना ताकि दोनों ही कंडीशन से उसको रिलीव मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बर्थ डिफेक्ट एक्सेप्ट। यहाँ पर भी थोड़ा ब्लर जरूर हो रखा है, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। जो यहाँ पे दिए गए हैं तीनों ही ऑप्शंस, मतलब चारों ऑप्शंस में से सभी जो है वो बर्थ डिफेक्ट है, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना ऑप्शन थर्ड, रिकेट्स। जो रिकेट्स है ये विटामिन की कमी से होने वाली डिजीज कंडीशन है, बर्थ डिफेक्ट नहीं है। एंटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, डाउन सिंड्रोम है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, ये सभी क्या है, बर्थ डिफेक्ट है। मतलब जन्म के टाइम ये जो डिफेक्ट्स है वो बच्चे के अंदर कंजेनाइटली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिसेबिलिटीज अमंग चिल्ड्रंस एक्सेप्ट। मतलब बच्चों में सभी प्रकार की डिसेबिलिटीज देखने को मिल सकती है, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फोर्थ, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस जो है वो डिसेबिलिटी नहीं है, बाकी सभी डिसेबिलिटी है। विजन इंपेयरमेंट हो जाए, चाहे लैंग्वेज इंपेयरमेंट हो जाए, चाहे हियरिंग इंपेयरमेंट हो जाए, तो ये सभी डिसेबिलिटीज है। जो नहीं है कौन सी है, कन्वर्जेंस। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्री हैविंग लार्जेस्ट कवरेज ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज। जो यूआईपी है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसका मतलब सबसे ज़्यादा कवरेज कौन से कंट्री के अंदर है, ये सिंपली आपको ये पूछा गया। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, इंडिया। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यूआईपी जो प्रोग्राम चल रहा है इसकी कवरेज ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड मिशन इंद्रधनुष टू अचीव। जो मिशन इंद्रधनुष है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2014 में, तो इसका रीज़न क्या था, मतलब इसको लॉन्च करने के पीछे वजह क्या थी। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन थर्ड, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, ताकि जो इम्यूनाइजेशन वगैरह है वो अच्छे से और सबको मिल सके, और टाइम टू टाइम उसको इम्यूनाइजेशन वगैरह जो है बच्चों को हो चाहे प्रेग्नेंट वुमेंस को, सभी को मिलते रहे। तो जो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है उसके लिए मिशन इंद्रधनुष जो है वो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज सेंसिटिव टू फ्रीजिंग। कौन सी वो वैक्सीन है जो फ्रीजिंग के प्रति क्या होती है, सेंसिटिव होती है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन थर्ड। जिन्होंने ऑप्शन थर्ड किया उनका आंसर क्या है, सही है, हेपेटाइटिस बी। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कैन कॉज एनाफाइलेक्टिक शॉक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट। वो सभी वैक्सीन्स जो क्या करती है, उनको वैक्सीन्स को लगाने के बाद में वो एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है वो कॉज कर सकती है, एक को छोड़कर। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फोर्थ, बीसीजी। बीसीजी से एनाफाइलेक्टिक शॉक कभी भी नहीं होता है। मिजल से होता है, हेपेटाइटिस से बी से होता है, टिटनस से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस रिजल्ट्स फ्रॉम अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस एक्सेप्ट। मतलब आप अगर अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसकी वजह से सभी इन्फेक्शंस जो है वो पेशेंट्स के अंदर हो सकते हैं, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। जिन्होंने ऑप्शन थर्ड किया हेपेटाइटिस ए, उनका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस बी है वो हो सकती है, हेपेटाइटिस सी होगा। एचआईवी एड्स जो है वो अगर आप अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस अगर यूज़ करते हैं, अनस्टेराइल आप टेक्निक यूज़ करते हैं, या फिर बार बार एक ही इंजेक्शन को आप यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू प्रिपेयर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन एट होम यूज वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आप हाइपोक्लोराइड जो सॉल्यूशन है वो घर पर आप तैयार कर रहे हैं ताकि आप क्लीन कर सके, क्लीन मतलब सरफेस को आप क्लीन कर सके, या फिर जो भी आप मतलब जहाँ से भी कुछ क्लीन करना चाहते हैं किससे, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से, तो कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, डिजोल्व 10 to 15 ग्राम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब 10 से 15 ग्राम जो ब्लीचिंग पाउडर है वो 1 लीटर पानी में क्या करना है, डिजोल्व करना है, घोल देना है, उसके बाद आप क्लीन कर सकते हैं किसको, सरफेस को। ओके, यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी क्लियर्ड फ्रॉम एन इंजर्ड पर्सनस माउथ आफ्टर मीटिंग सेफ्टी नीड्स एक्सेप्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास में एक पेशेंट है जिसकी इंजरी हुई है, जिसको क्या हुई है, इंजरी हुई है, और वो आपके पास में आया है। अब आप सेफ्टी उसको मतलब आप सेफ्टी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उस पेशेंट को आप बचा सके। तो यहाँ पे एक कंडीशन जो है उसको आप क्लीन नहीं करेंगे, बाकी सभी कंडीशंस अगर हो रखी है उस पेशेंट में डेवलप, तो उनको आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, पस। पस को क्लीन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वॉमिटिंग को सबसे पहले आपको क्लीन करना है, साथ ही अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रखी है उसको साफ करना है माउथ से, और अगर एनी कोई फॉरेन बॉडीज़ जो है सब्सटेंस वगैरह फंसे हुए हैं माउथ के अंदर, तो उनको क्या करना है, क्लियर करना है। मतलब एयरवे क्लियरेंस, मेन चीज़ यही है कि एयरवे क्लियरेंस आपको सबसे पहले करना है मेंटेन। अगर एयरवे रुक गया, एस्पायरेट कर गया, तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, इसलिए एयरवे क्लियरेंस सबसे पहले ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइज ऑफ नीडल
रिक्वायर्ड टू एस्पायरेट द फ्लूइड ऑफ हिमोथोरैक्स इज, हिमोथोरैक्स से जब फ्लूइड को एस्पायरेट करते हैं तो कितने साइज की निडल की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एम्स जैसी बड़े इंस्टीट्यूट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 to 20 गेज निडल यानी 18 से 20 गेज की जो निडल होती है वो यूज़ करते हैं हिमोथोरैक्स में फ्लूइड को एस्पायरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज 100% फैटल, 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल एंड इनक्योरेबल। वो कौन सी डिजीज कंडीशन है जो 100% मतलब 100% घातक होती है और 100% वैक्सीन से प्रिवेंटेबल भी होती है। और ये क्वेश्चन अभी RUHS की जब एग्जाम्स हुई थी BPCCHN की, उसमें भी पूछा गया था। करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, रेबीज। रेबीज जो है वो 100% क्या होती है, फैटल होती है और 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट विथ सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू बैक इज, मतलब एक पेशेंट है जिसको पेन हो रहा है, कौन सा, सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन, जो कि रेडिएट हो रहा है। लेकिन ये जो एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है वो रेडिएट भी हो रहा है किधर, बैक यानी पीछे की तरफ। तो यानी उस पर्सन को कौन सी कंडीशन या फिर कौन सी डिजीज कंडीशन डेवलप हुई है जिसकी वजह से उसको एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है और वो रेडिएट भी हो रहा है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फर्स्ट, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। मतलब अगर एक्यूट पैनक्रेटाइटिस पर्सन को होगा तो उसमें एपिगैस्ट्रिक पेन तो होगा ही, साथ ही वो रेडिएट भी होगा, कहाँ पर, बैक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैकोमा इज, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया ट्रैकोमा से, ट्रैकोमा के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस आप यूज करेंगे या पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सेकंड, टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट। ऑप्शन सेकंड जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस देयर इज protrusion of abdominal contents through a sac outside the abdominal wall। सिंपली आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन है किसकी, ये सिंपली आपको पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन थर्ड, हार्निया। मतलब हार्निया के अंदर क्या होता है, जो एब्डोमिनल वॉल है उससे मतलब आउटसाइड जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो प्रोट्रूज होके आउटसाइड मतलब अलग से एक स्वेलिंग तरह से, मतलब स्वेलिंग तो नहीं बोल सकते लेकिन हार्निया में क्या होता है, प्रोट्रूड हो जाते हैं। मतलब कोई भी इंटरनल ऑर्गन है वो प्रोट्रूड होके आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल वॉल आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन से कंडीशन में, हार्निया की कंडीशन में। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन थर्ड, हार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब आपको यहाँ पे पूछा गया और ये भी मैंने आपको पहले पूछा था, कमेंट करके आपको ये बताना कि डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है। ये मैंने आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर्स बताए थे उस दौरान पूछा था। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, डिफिकल्टी इन स्वैलोविंग, मतलब निगलने में दिक्कत हो रही है तो उस टर्म को कहेंगे क्या, डिस्फेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एट्रोपिक वेजिनाइटिस एक्सेप्ट, मतलब एट्रोपिक वेजिनाइटिस के रिगार्डिंग सभी सही है एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, पेनलेस इंटरकोर्स। बाकी सभी क्या है, सही है। मतलब जो एट्रोपिक वेजिनाइटिस है वो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पे जो वेजिनल वॉल्स है उस महिला की वो ड्राइनेस और थिनिंग होगी, साथ ही डिस्पेरियूनिया होगा, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होगा, पेन होगा। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ यानी पेनलेस इंटरकोर्स। ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेल्पिस इक्विनस इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज, जो टेल्पस इक्विनस है उसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, क्लब फुट। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन फर्स्ट, क्लब फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैलिएटिव केयर इन्वॉल्व्स, जो पैलिएटिव केयर है वो किस टाइप की या फिर किस अप्रोच पे काम करती है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन सेकंड किया है उनका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइट रिड्यूसेज द रिस्क ऑफ कैंसर, कौन सी वो डाइट है जो कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करती है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, जिन्होंने किया है ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा उनका सभी का, रिच इन फाइबर। अगर रिच इन फाइबर डाइट को यूज़ कर रहा है तो वो कैंसर के मतलब ये जो डाइट है वो क्या करती है, कैंसर के रिस्क को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग यूज्ड एज ए प्रोफाइलिक्सिस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया की कंडीशन में कौन सी ड्रग यूज ली जाती है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सेकंड, मेटोक्लोप्रामाइड। अगर आपने किया है ये आंसर तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज ऑस्मोटिक डायूरेटिक, कौन सी वो ड्रग है जिसको ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के रूप में यूज लिया जाता है। करेक्ट आंसर आपको करना था यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, मैनिटोल। जिन्होंने फ्रूसमाइड या फिर लासिक्स किया ना उनका आंसर गलत है, ये लूप डायूरेटिक है। कौन सी डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक। लेकिन जो मैनिटोल है वो कौन सी है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मेबेंडाजोल इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द फॉलोइंग इन्फेक्शंस एक्सेप्ट, मतलब जो मेबेंडाजोल है वो सभी टाइप के इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकती है, ट्रीट कर सकती है, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई। बाकी जो हुकवर्म है, विपवर्म है, राउंडवर्म है, यानी कि पैरासाइट जो इन्फेक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे हुकवर्म, राउंडवर्म, ये जो भी विपवर्म्स है इनको ट्रीट करने के लिए मेबेंडाजोल यूज़ करते हैं, लेकिन वुचेरिया ब्रोंकोफ्टाई के लिए मेबेंडाजोल यूज़ नहीं की जाती है। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे जो आपको दिए गए हैं वो सभी क्या है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, एक को छोड़कर। करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन सेकंड, ये शॉर्ट एक्टिंग का एग्जाम्पल है। किसका? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल है रेगुलर इंसुलिन। बाकी जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं लिस्प्रो, एस्पार्टेट, ग्लूसिलिन, ये सभी क्या है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के एग्जाम्पल है। लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, दोस्तों आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हनी एंड स्टीम आर नेचुरल रेमेडीज़ फॉर रिलीव सिम्टम्स ऑफ। शायद आपने सुना होगा, और जो गाँव से बिलोंग करते हैं वो तो सभी जानते हैं, जब किसी पर्सन को खांसी वगैरह होती है तो आपके दादा दादी, मम्मी पापा सब कहते हैं कि आप बेटा शहद खा लो, जिससे आपको कफिंग वगैरह नहीं होगी, मतलब खांसी जो है उसमें रिलीव मिलेगा। और यहाँ पे स्टीम, यानी कि शहद और जो स्टीम है, मतलब जो भाप वगैरह की टेक्निक्स वगैरह आप घर पे यूज़ करते हैं, ये किसको रिलीव, मतलब कौन सी कंडीशन के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए यूज़ ली जाती है? करेक्ट आंसर आपको करना ऑप्शन थर्ड, कफ, मतलब कफिंग हो जाए, खांसी किसी को होती है तो उसको शहद दिया जाता है, साथ ही स्टीम इनहेलेशन थेरेपी भी दी जाती है। दोस्तों ये थे अपने 70 क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना, आप सभी का सपोर्ट हमें चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।